मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप जल्दी से रट लें ताकि आप एग्जाम में जाए और अच्छा से अच्छा नंबर ला पाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कहे जाते थे। ए नंबर ऑप्शन दिया गया है फ्रांसीसी, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है शासक वर्ग, सी नंबर ऑप्शन आपका कोलोन है और डी नंबर ऑप्शन आपका व्यापारी है। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कहा जाता था कोलोन। अब सेकंड नंबर प्रश्न को देखिए। सेकंड नंबर प्रश्न आपका है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1919 में, बी नंबर ऑप्शन 1920 में, सी नंबर ऑप्शन 1922 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1923 में। तो याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ए नंबर ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, बी नंबर ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर ऑप्शन आपका रविंद्रनाथ टैगोर और डी नंबर ऑप्शन आपका है पंडित नेहरू। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1819 में हुआ। 13 अप्रैल 1819 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ। याद रखिए कितना में हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। और इसका याद रखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि जो थी आपका रविंद्रनाथ त्याग दिए थे, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ए नंबर ऑप्शन दिया गया है गैरीबाल्डी, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है बिस्मार्क, सी नंबर दिया गया है काउंट काउर और डी नंबर दिया गया है मेजनी। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका बिस्मार्क होगा। तो याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुआ। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, तो 1875 में हुआ, जिसका ए नंबर ऑप्शन दिया गया स्वामी विवेकानंद, बी नंबर ऑप्शन आपका है रामकृष्ण परमहंस, सी नंबर ऑप्शन आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी नंबर ऑप्शन आपका है राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जिसका ऑप्शन जो है आपका सी होगा। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 आपका है कि पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया आपका पूर्ण स्वराज, जिसका ए नंबर ऑप्शन आपका है 1929 के लाहौर अधिवेशन, बी नंबर ऑप्शन आपका है 1931 के कराची अधिवेशन, सी नंबर ऑप्शन आपका है 1933 के कलकत्ता अधिवेशन और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1937 के बेलगाम अधिवेशन। तो याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जो है आपका जवाहरलाल नेहरू किए थे। जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 आपका है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा डाउट होता है कि सर यहाँ पर हम बंबई में टिक करें या कलकत्ता में टिक करें। तो याद रखिएगा कि सूती वस्त्र का मिल जो है एक 1818 में खोला गया था।
एक 1818 में खोला गया था जो कि आपका कलकत्ता है, एक आपका कलकत्ता है, और एक खोला गया था 1854 में जो कि आपका बम्बई में है। एक खोला गया था 1818 कलकत्ता में, एक खोला गया था 1854 बम्बई में। तो जो 1818 में जो कलकत्ता में सूती वस्त्र का मिल जो खोला गया था, ये आपका असफल हो गया था, ये आपका असफल हो गया था। और जो 1854 में बंबई में खोला गया था, इस सूती वस्त्र का मिल जो था आपका सफल हो गया था। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे जो कि आपका बंबई में होगा। यदि प्रश्न आपसे बोलता है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कब खोली गई जो कि आपका सफल रहा, तो 1854 में जो कि बंबई में है। पूछेगा कि कब खोला गया जो असफल रहा, तो आपका 1818 में है जो कि आपका कलकत्ता में है। हम लोग सफल के साथ जाएंगे जो कि आपका 1854 में बंबई में खोला गया था। अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, आपका यहाँ पर यह अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है लाला लाजपत राय, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है लाला हरदयाल, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है घनश्याम दास बिड़ला। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपका लाला लाजपत राय थे, जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका वाशिंगटन, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है निक्सन, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया जॉर्ज बुश, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है रोजवेल्ट। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका निक्सन था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए। तो प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया गया कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? यहाँ याद रखिए किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ए नंबर ऑप्शन आपका मेजनी को, बी नंबर ऑप्शन आपका है मेटर्नी को, सी नंबर ऑप्शन आपका है काउंट कावर को, और डी नंबर आपका है आपके स्टॉलिन को। तो याद रखिएगा कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट कावर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 11 को देखिए। करा है कि रक्त और लौ, याद रखिएगा क्या दिया गया है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, या पूछेगा कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया। ए नंबर ऑप्शन दिया गया है मुसोलिनी ने, बी नंबर ऑप्शन आपका है विक्टर इमैनुअल ने, सी नंबर आपका है गैरिबाल्डी ने, और डी नंबर आपका है बिस्मार्क। तो याद रखिएगा कि रक्त और लौ की नीति जो है आपका बिस्मार्क ने अपनाया था जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखिए। प्रश्न संख्या 12 है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? याद रखिए कि नई आर्थिक नीति को हम लोग एनईपी बोलते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1918 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1920 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1921 में, और डी नंबर ऑप्शन आपका 1925 में। तो याद रखिएगा कि न्यू आर्थिक नीति या नई आर्थिक नीति जो है 1921 में लागू किया गया था जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया गया है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? यानी आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है। ए नंबर में दिया गया है हंटर कमीशन, बी नंबर में दिया गया है साइमन कमीशन, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया सॉर्जेंट कमीशन, और डी नंबर में दिया गया आपका ली कमीशन। तो याद रखिएगा कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम जो है आपका साइमन कमीशन है जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। अब प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 में आपका है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस समाचार का पत्र का संपादन किया? ए नंबर ऑप्शन आपका है कॉमनवेल्थ, बी नंबर ऑप्शन आपका है यंग इंडिया,
सी नंबर ऑप्शन आपका बंगाली और डी नंबर ऑप्शन आपका बिहारी। ये आपका कॉमनवेल्थ भी, यंग इंडिया भी, बंगाली भी और बिहारी भी, ये सभी आपका समाचार पत्र है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद याद रखिए कि कॉमनवेल्थ भी एक समाचार पत्र है जिसका संपादन जो है एनी बेसेंट की थी। कौन है? एनी बेसेंट की थी। याद रखिएगा कॉमनवेल्थ भी एक समाचार पत्र है जिसका संपादक आपका एनी बेसेंट की थी। उसका सी नंबर देख रहे हैं कि बंगाली, बंगाली भी एक समाचार पत्र है जिसका संपादक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी किए थे। और यहाँ पर दिया गया डी नंबर में बिहारी। और याद रखिए कि बिहारी भी एक समाचार पत्र है जिसका संपादक जो थे आपका बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अब सभी चारों को याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो एनी बेसेंट। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो महात्मा गांधी। बंगाली समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। पूछा कि बिहारी समाचार पत्र का संपादक कौन था, तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 15 में देखिए। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कुरान, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है गीता, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है बाइबल और डी नंबर में दिया गया है हदीस। तो याद रखिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया गया है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में है। ए नंबर ऑप्शन आपका है ब्राह्मी लिपि में, बी नंबर ऑप्शन आपका है फ्रांसीसी लिपि में, सी नंबर ऑप्शन आपका है रोमन में और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि अभी अशोक का अभिलेख जो है आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, जो कि ए नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। यह सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी प्रश्न को अच्छे से देखिए। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में आपको दिया गया कि बंगाल विभाजन कब वापिस लिया गया। ए नंबर ऑप्शन है आपका 1905 में, बी नंबर ऑप्शन 1907 में, सी नंबर ऑप्शन जो है 1911 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1912 में। तो सबसे पहले याद रखिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ। पहले विभाजन होगा तब न रद्द होगा। तो याद रखिए कि बंगाल विभाजन जो है आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। कह रहा है कि बंगाल विभाजन वापिस कब किया गया या रद्द कब कर किया गया, तो याद रखिए कि बंगाल विभाजन जो है 1911 में जो है रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1912 भी याद रखिएगा, 1912 में जो है बिहार को 1912 में बिहार को बंगाल से अलग किया गया। बंगाल प्लस उड़ीसा से अलग किया गया। याद रखिए बंगाल 1912 में जो है बिहार को बंगाल और उड़ीसा से अलग कर दिया गया। उसके बाद याद रखिएगा 1936 में बंगाल को अलग कर दिया गया। 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और उसके बाद याद रखिएगा कि 2000, चलिए इतना रहने देते हैं। अब आगे चलिए। अब प्रश्न संख्या 18 को देखिए। प्रश्न संख्या 18 में है कि रूस में कब दासों समाप्त किया गया। रूस में कब दासों समाप्त किया गया। ए नंबर ऑप्शन आपका 1861 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1865 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1870 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1873 में। तो याद रखिएगा कि रूस में दासों जो है 1861 में समाप्त किया गया, जो कि ए नंबर ऑप्शन आपका जो होगा
आपका सही आंसर होगा। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 में है आपका कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो देख रहे हैं क्या है, यहाँ की प्रश्न में ही एक प्रश्न दिया गया है, आपसे पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए कि मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। और पूछा कि ये मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, तो ये निर्णय कब लिया गया। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया क्योटो सम्मेलन में, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। तो याद रखिएगा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 20 में आपका है कि होचिमिन की सरकार थी, होचिमिन की सरकार थी। ए नंबर ऑप्शन आपका है दक्षिणी वियतनाम में, बी नंबर ऑप्शन आपका है उत्तरी वियतनाम में, सी नंबर ऑप्शन आपका है पूर्वी वियतनाम में, डी नंबर ऑप्शन आपका है पश्चिमी वियतनाम में। तो याद रखिएगा कि हो ची मिन की सरकार जो थी आपका उत्तरी वियतनाम में है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिएगा और इसको याद, सब प्रश्न को अच्छे तरीका से करिएगा। अब प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है कि वार एंड पीस, वार एंड पीस किसने लिखी। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कार्ल मार्क्स, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया टॉलस्टॉय, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया बर्नार्ड शॉ और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया दोस्तोयेव्स्की ने। तो याद रखिए कि वार एंड पीस जो है आपका टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न संख्या 22 है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 1991 में, बी नंबर दिया गया 1992 में, सी नंबर दिया गया 1989 में और डी नंबर ऑप्शन दिया गया 1990 में। तो याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन जो है आपका 1991 में होगा, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न संख्या 23 में है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है अकबर, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया अजीमा उस शान, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है बाबर और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है हुमायूं। तो याद रखिएगा कि पटना को अजीमाबाद नाम जो है अजीमा उस शान ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि अजीमा उस शान ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया है। एक और बात याद रखिए कि पटना को हम लोग कुसुमपुर के भी नाम से जानते हैं। क्या याद रखिए कि पटना को हम लोग कुसुमपुर के भी नाम से जानते हैं और पटना को हम लोग अजीमाबाद के भी नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 24 को देखिए। प्रश्न संख्या 24 में आपका है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। यहाँ पर आपका स्थापना होगा, याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया बिंदुसार, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया अजातशत्रु और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया। तो आप याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है अजातशत्रु ने किया था, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 25 को देखिए। प्रश्न संख्या 25 आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी नंबर ऑप्शन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक, सी नंबर ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है।
अब प्रश्न संख्या 26 को देखिए। प्रश्न संख्या 26 में आपको दिया गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 15 मार्च 1951 में। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया 1 जनवरी 2015 को। और डी नंबर ऑप्शन दिया गया 1 जनवरी 2001 को। तो याद रखिएगा कि योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 को देखिए। प्रश्न संख्या 27 में आपको दिया गया है कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। क्या प्रश्न है कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सी नंबर ऑप्शन आपका है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व जो है पूंजीपति या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 27 को देखिए। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है कि गैस और बिजली, क्या दिया गया है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया द्वितीय क्षेत्र। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया तृतीय क्षेत्र। और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि गैस और बिजली जो है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29 को देखिए। प्रश्न संख्या 29 है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ए नंबर ऑप्शन आपका रुपया। बी नंबर ऑप्शन आपका है टाका। सी नंबर ऑप्शन आपका है क्यात। और डी नंबर ऑप्शन आपका युवान। तो याद रखिए कि बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है, जो कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसी में बताइएगा कि भारत देश की मुद्रा क्या है। भारत भारत की मुद्रा भारत की मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है, ये प्रश्न का आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हमने तो बता दिया कि बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है। आपको बताना है कि भारत की मुद्रा क्या है। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए। प्रश्न संख्या 30 में आपको दिया गया है कि मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है। मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है भारत। बी नंबर ऑप्शन आपका है पाकिस्तान। सी नंबर ऑप्शन आपका है बांग्लादेश। और डी नंबर ऑप्शन आपका है ईरान। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद यूनिस का संबंध जो है आपका बांग्लादेश से है। क्या कहाँ से है, तो बांग्लादेश से, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। अब आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला सवाल हमने दिया कि भारत की मुद्रा क्या है। दूसरा सवाल आपको पूछा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। कब हुआ, इस प्रश्न को हमने ऊपर में बताया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि कॉमनवेल्थ समाचार पत्र समाचार पत्र का संपादक कौन है। संपादक कौन है। और एक और आप समाचार पत्र का नाम बताइएगा जिसका नाम है आपका बिहारी। बिहारी भी आपका समाचार पत्र है। बिहारी भी आपका समाचार पत्र, इसका भी संपादक बताइएगा कि इसका संपादक कौन होगा। तो आज के वीडियो को बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। हम आपको रिप्लाई देकर बताएंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में। प्रश्न संख्या 31 में आपका क्या है कि
प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ऋण मतलब होता है कर्जा। याद रखिए कि ऋण मतलब आपका होता है कर्ज। ऋण मतलब आपका होता है कर्ज। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया अल्पकालीन, अल्पकालीन। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया दीर्घकालीन। सी नंबर ऑप्शन में आपका है मध्यकालीन और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषक को अल्पकालीन के लिए ऋण प्रदान करती है, जो कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 32 में देखिए, प्रश्न संख्या 32 आपका है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए नंबर ऑप्शन में है 1982 में। बी नंबर ऑप्शन आपका है 1985 में। सी नंबर ऑप्शन आपका 1989 में और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1990 में। तो आप याद रखिएगा कि जवाहर रोजगार योजना जो है आपका 1989 में प्रारंभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 33 में देखिए, प्रश्न संख्या 33 में मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? ए नंबर ऑप्शन में है 150 दिन। बी नंबर ऑप्शन में है 180 दिन। सी नंबर ऑप्शन में है 120 दिन और डी नंबर ऑप्शन में है 100 दिन। तो याद रखिएगा कि मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिन के लिए काम दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 34 है, प्रश्न संख्या 34 है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? ए नंबर ऑप्शन में है 582, बी नंबर ऑप्शन में है 35, सी नंबर ऑप्शन में आपका 24 और डी नंबर ऑप्शन में आपका 38। तो याद रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण के लिए 35 राज्य आयोग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 35 देखिए, प्रश्न संख्या 35 है कि प्रोपीसी महाल नोविस, याद रखिएगा यहाँ पर लॉ होगा, महाल नोविस की अध्यक्षता किस समिति का गठन किया गया? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है कि राष्ट्रीय आय समिति। बी नंबर ऑप्शन आपका है कृषि समिति। सी नंबर ऑप्शन आपका है विकास समिति और डी नंबर ऑप्शन आपका है कर समिति। तो याद रखिएगा कि महाल नोविस की अध्यक्षता में है, जो कि राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया जाता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 36 में देखिए, प्रश्न संख्या 36 क्या है कि उपभोग व्यय और बचत, क्या है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा योग मतलब होता है जोड़। तो याद रखिएगा कि उपभोग है, उपभोग व्यय और बचत और बोला कि दोनों का योग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोनों का योग जो है आय कहलाता है। तो आपका आय कौन सा ऑप्शन में है? तो आय जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका होगा राइट आंसर। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 37 को देखिए, प्रश्न संख्या 37 में आपका है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो ए नंबर ऑप्शन में आपका उत्पादन, बी नंबर ऑप्शन में आपका है व्यय, सी नंबर ऑप्शन में आपका आय और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह जो है आपका व्यय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। कराए प्रश्न संख्या 38 को देखिए, प्रश्न संख्या 38 है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ए नंबर ऑप्शन आपका 1871 में, बी नंबर ऑप्शन में 1868 में, सी नंबर ऑप्शन है 1950 में और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1945 में। तो प्रश्न कोई अच्छी तरीका से पढ़िए कि आपसे बोला कि राष्ट्रीय आय का अनुमान, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 में लगाया गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया तो कौन लगाया? तो आप याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी लगाए।
दादा भाई नौरोजी लगाए। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय आय को हम लोग धन निष्कासन का भी सिद्धांत बोलते हैं। धन निष्कासन, धन निष्कासन का सिद्धांत। इसमें आपका 3 प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगा? 1868 में। आपसे बोलेगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान किस व्यक्ति ने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। आपसे पूछेगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब दिया? 1968 में दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 में कि निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? ए नंबर ऑप्शन आपका है अनिवार्य सदस्यता, बी नंबर ऑप्शन आपका है जनतंत्रात्मक आधार, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि नैतिक तथा सामाजिक तत्व, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि ऐच्छिक सदस्यता। तो याद रखिएगा कि सहकारिता का मूलभूत तत्व जो है नैतिक तथा सामाजिक तत्व नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में होगा। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 40 को देखिए। प्रश्न संख्या 40 आपका है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? गैर आर्थिक, जिसमें पैसा का बात नहीं किया जाता है, उसी का मतलब होता है गैर आर्थिक। आर्थिक मतलब रुपया होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका वृत्त है, बी नंबर ऑप्शन आपका ऊर्जा है, सी नंबर ऑप्शन आपका स्वास्थ्य, और डी नंबर ऑप्शन आपका है संचार। तो यहाँ बोला आपका गैर आर्थिक। गैर आर्थिक का मतलब होता है जिसमें मदद करने का भावना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद याद रखिएगा, इसमें आपका शिक्षा भी आता है। इसमें आपका शिक्षा भी आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, या नागरिक सेवा हो जाएगा। नागरिक सेवा, ये तीनों बात को आप याद रखिएगा कि गैर आर्थिक में आपका स्वास्थ्य भी आएगा, शिक्षा भी आएगा, और नागरिक सेवा भी आएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 41 नंबर प्रश्न को देखिए। 41 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन आपका है पंचायती राज व्यवस्था, बी नंबर ऑप्शन आपका है नगरीय शासन व्यवस्था, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था। तो याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन जो है आपका है नगरीय शासन व्यवस्था से है। इसमें एक और याद रखिए, यहाँ पर आपका पंचायती राज व्यवस्था। तो ये आपका जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? तो आप बोलिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से है 73वां संविधान संशोधन। आपसे बोलेगा कि 74वां संविधान संशोधन जो कि आपका नगरीय शासन व्यवस्था से है। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 42 को देखिए। प्रश्न संख्या 42 है कि बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 37, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 52, सी नंबर ऑप्शन में आपका 72, और डी नंबर ऑप्शन में आपका 75। तो याद रखिए कि बिहार के एक नगर में अधिकतम वार्ड की संख्या जो है 75 हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 43 देखिए। प्रश्न संख्या 43 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि मेघा पाटकर से, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि लाला लाजपत राय से, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि सुंदरलाल बहुगुणा से, और डी नंबर ऑप्शन आपका है अमृता देवी से। तो याद रखिए कि चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में, जो कि अभी उत्तर प्रदेश का भाग है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश का भाग है। और बोला कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन सा लोग है? तो याद रखिएगा कि आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित आपका चंडी प्रसाद भट्ट है। चंडी प्रसाद
भट्ट है। उसके बाद याद रखिएगा कि आपका गौरा देवी भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। गौरा देवी, तो चिपको आंदोलन से कौन कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से आपका सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखिएगा कि आपका उत्तराखंड में हुआ था। अब आगे चलिए, कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? ए नंबर ऑप्शन में है कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु, बी नंबर ऑप्शन है कि राजतंत्र की स्थापना हेतु, सी नंबर ऑप्शन आपका कि कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, और डी नंबर ऑप्शन में आपका साम्यवाद की स्थापना हेतु। तो याद रखिएगा कि नेपाल में सप्तदलीय संगठन या गठबंधन जो है लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, और ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 45 को देखिए। प्रश्न संख्या 45 में आपको दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी कौन है? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया? ए नंबर ऑप्शन में आपका मुलायम सिंह, बी नंबर ऑप्शन में आपका S.A. डोंगे, सी नंबर ऑप्शन आपका है काशीराम, और डी नंबर ऑप्शन आपका है ज्योति बसु। तो याद रखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना जो है कांसीराम के द्वारा किया गया था, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 46 को देखिए। प्रश्न संख्या 46 आपका है कि दल बदल कानून लागू होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति पर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति पर, और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दल बदल का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी समय हम किसी भी पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी में हम लोग जा सकते हैं, इसी का मतलब होता है दल बदल। तब बोला कि दल बदल कानून जो है किस पे लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है हमेशा सांसद और विधायक पर लागू होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 47 को देखिए। प्रश्न संख्या 47 है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ या पृथक हुआ? पृथक मतलब होता है अलग हुआ। आपसे पूछ रहा है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि 15 नवंबर 2000 को, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया 10 नवंबर 2001 को, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया 15 नवंबर 2002 को, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया 10 नवंबर 2002 को। तो याद रखिएगा कि झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2002 को अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2002 को। हम आपसे पूछेंगे कि बिहार जो है बंगाल और उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो याद रखिएगा कि बिहार अलग कब हुआ? तो याद रखिएगा कि बिहार अलग जो है आपका 22 मार्च 1912 को हुआ, जो कि बिहार अलग बंगाल और उड़ीसा से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसी दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। याद रखिएगा कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 48 को देखिए। प्रश्न संख्या 48 आपका है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? आपसे बोला कि नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि लिखित संविधान, बी नंबर ऑप्शन में है इकहरी शासन व्यवस्था, सी नंबर ऑप्शन में है कि शक्तियों का विभाजन, और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि सर्वोच्च न्यायपालिका। तो प्रश्न को आप अच्छे तरीका से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान तो है, शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, लेकिन आपसे बोला कि नहीं है, तो आपका हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघीय प्रणाली का विशेषता नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर। आपको याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं है। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 49 में देखिए। प्रश्न संख्या 49 है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है?
आपसे यहाँ पर ही पूछ रहा है कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है 545, बी नंबर ऑप्शन में दिया है 543, सी नंबर में दिया है 540 और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 500। तो ये प्रश्न तो आपको याद ही होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो अभी तुरंत हुआ है, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हुआ है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितना होता है, तो 543। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है 50 नंबर प्रश्न आपका है कि पूर्व में बांग्लादेश का जाना जाता था, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। ए नंबर ऑप्शन आपका है पश्चिमी पाकिस्तान, बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तरी पाकिस्तान, सी नंबर ऑप्शन आपका पूर्वी पाकिस्तान और डी नंबर ऑप्शन आपका है दक्षिणी पाकिस्तान। तो याद रखिए कि पूर्व में जो है बांग्लादेश को हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, जो कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 51 को देखिए। प्रश्न संख्या 51 आपका है कि वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना हुआ 1973 में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1965 में, सी नंबर ऑप्शन 1960 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1958 में। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना होगा, आंसर कौन सा नंबर होगा, वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना कब हुआ। तो वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना जो है 1958 में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। अब आगे चलिए, करा इंडिका, प्रश्न संख्या आपका 52 है। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका का लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन आपका है चाणक्य, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि फायान, सी नंबर ऑप्शन आपका है मेगास्थनीज और डी नंबर ऑप्शन आपका है सिल्यूकस। तो याद रखिएगा कि इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 53 को देखिए। प्रश्न संख्या 53 है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। ए नंबर ऑप्शन आपका है चीन, बी नंबर ऑप्शन आपका है भारत, सी नंबर ऑप्शन होगा रूस और डी नंबर ऑप्शन होगा पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है अपना भारत है, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि 54 नंबर प्रश्न में देखिए। 54 नंबर प्रश्न है कि आग सान सू किस देश के नागरिक है। आग सान सू किस देश के नागरिक है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया भूटान, बी नंबर ऑप्शन में दिया है बांग्लादेश, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया म्यांमार और डी नंबर ऑप्शन आपका होगा नेपाल। तो याद रखिएगा कि आग सान सू जो है आपका म्यांमार का नागरिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 55 को देखिए। प्रश्न संख्या 55 में है कि छत्रवाद की भावना के कुपरिणाम है, या छत्रवाद नहीं, यहाँ पर क्षेत्रवाद होगा। याद रखिएगा कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि अपने क्षेत्र से अलगाव, बी नंबर ऑप्शन आपके कि राष्ट्रहित, सी नंबर ऑप्शन आपका राष्ट्रीय एकता और डी नंबर ऑप्शन है कि अलगाववाद। यहाँ पर आपका परिणाम नहीं बोला, यहाँ पर कुपरिणाम बोला है, कुपरिणाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा अलगाववाद के तरफ हम लोग जाएंगे, कि क्षेत्रवाद की भावना जो है अलगाववाद का कुपरिणाम है। अब प्रश्न संख्या 56 को देखिए। प्रश्न संख्या 56 आपका है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्या बोला कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ए नंबर ऑप्शन असम, बी नंबर ऑप्शन आपका राजस्थान, सी नंबर ऑप्शन आपका ओडिशा और डी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर ही है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 57 को देखिए। प्रश्न संख्या 57 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया सितंबर 1980 में, बी नंबर ऑप्शन आपका है कि सितंबर 1987 में, सी नंबर ऑप्शन आपका है जून 2002 में
और डी नंबर ऑप्शन आपका है सितंबर 2002 में। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन होगा। प्रश्न को पढ़िए फिर से। बोला कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, आपसे बोला कि राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा कि सितंबर 1987 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 58 को देखिए। प्रश्न संख्या 58 में दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका रूस है, बी नंबर ऑप्शन आपका भारत है, सी नंबर ऑप्शन आपका ब्राजील है और डी नंबर ऑप्शन आपका कनाडा है। तो याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश जो है आपका रूस है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 59 को देखिए। प्रश्न संख्या 59 में है कि किस मृदा में, मृदा मतलब मिट्टी में, ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। नगण्य मतलब कि न के बराबर, नगण्य मतलब न के बराबर। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। ए नंबर ऑप्शन आपका है लेटेराइट मिट्टी, बी नंबर ऑप्शन आपका है जलोढ़ मिट्टी, सी नंबर ऑप्शन आपका है काली मृदा और डी नंबर ऑप्शन आपका है पर्वतीय मृदा। तो याद रखिएगा कि ह्यूमस की मात्रा नगण्य पूछा है तो सबसे कम ह्यूमस की मात्रा जो होता है आपका लेटेराइट मिट्टी में होता है। याद रखिएगा कि लेटेराइट मिट्टी को हम लोग लाल मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, लाल मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें ह्यूमस की मात्रा या नमी की मात्रा या पानी की मात्रा जो होता है सबसे कम होता है। तो बोलिएगा कि सर यहाँ तो बता दें कि सबसे कम लेटेराइट मिट्टी में होता है। जब पूछेगा कि सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा किस मिट्टी में होता है, तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा जो है आपका काली मिट्टी में होता है। और उसके बाद याद रखिएगा काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। और उसके बाद होता है सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा जो है आपका चिकनी मिट्टी में भी होता है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में भी ह्यूमस की मात्रा या नमी की मात्रा या पानी की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम ह्यूमस की मात्रा जो है लेटेराइट मिट्टी में होता है, जिसको हम लोग लाल मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अब प्रश्न संख्या 60 को देखिए। प्रश्न संख्या 60 में आपका है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। ए नंबर ऑप्शन में आपका होगा डिगबोई और बी नंबर ऑप्शन में होगा आपका मुंबई हाई और सी नंबर ऑप्शन में आपका खंभात और डी नंबर ऑप्शन में आपका मंगला। तो याद रखिएगा इस प्रश्न में भी कंफ्यूजन है, डाउट है थोड़ा सा, आप याद रखिए क्योंकि इसका आंसर 2 होता है। बोला कि सबसे बड़ा खनिज तेल, तो याद रखिएगा कि एक डिगबोई में भी होता है, एक डिगबोई में भी और मुंबई हाई में भी। तो डिगबोई जो है आपका पुराना है, डिगबोई आपका पुराना है और मुंबई हाई जो है आपका नया है। अब पूछा कि मुंबई हाई कहाँ है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और डिगबोई जो है आपका असम में है, असम में है, जो कि आपका पुराना है। तो हम लोग पुराना के साथ यहाँ पे चलेंगे कि सबसे बड़ा खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र जो है आपका डिगबोई है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब इस प्रश्न का आप गूगल करिएगा तो इसका आंसर जो है आपका मुंबई हाई भी होगा। तो हमने आपको दोनों बता दिए कि सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो आपका डिगबोई भी है, मुंबई हाई भी है, लेकिन मुंबई हाई आपका नया है, डिगबोई आपका पुराना है। इसलिए हम लोग डिगबोई के साथ इस प्रश्न में चलेंगे, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 61 को देखिए। बस 20 प्रश्न और बच गया है, तो वीडियो में आप बनाए रखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगा परीक्षा में। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न आपका देखिए, इनमें से कौन रोपण फसल है, इनमें से कौन रोपण फसल है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है चाय,
रोपण फसल मतलब कि जिसको हम लोग रोपते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका है रबड़, सी नंबर ऑप्शन आपका है गन्ना और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी फसल जो है, चाय भी, रबड़ भी, गन्ना भी, ये सब आपका जो है रोपण फसल है जिसको हम लोग रोपते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 62 में देखिए, प्रश्न संख्या 62 आपका है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो ए नंबर ऑप्शन दिया 1981 में, बी नंबर ऑप्शन 1991 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1995 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 2001 में। तो याद रखिएगा कि जीवन रेखा रेल जो है 1991 में चलाया गया था, जो कि बी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 63 को देखिए। प्रश्न संख्या 63 जो है आपका बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। प्रश्न आपका है कि कांवड़ झील कहाँ है? कांवड़ झील कहाँ है? तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है दरभंगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया है भागलपुर, सी नंबर ऑप्शन में आपका बेगूसराय और डी नंबर में ऑप्शन में आपका मुजफ्फरपुर। तो याद रखिए कांवड़ झील जो है आपका बेगूसराय में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर आंसर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 64 को देखिए। प्रश्न संख्या 64 आपका है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? यह प्रश्न जो है कितना बार ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी कभी यहाँ पर पहला करके पूछेगा और कभी कभी इस जगह पे आपका दूसरा लिख देगा। तो हम आपको दोनों आंसर बताएंगे कि पहला कौन है और दूसरा कौन है। करा कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है पश्चिम बंगाल, बी नंबर ऑप्शन आपका है असम, सी नंबर ऑप्शन आपका है केरल और डी नंबर ऑप्शन आपका है ओडिशा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन होगा। तो याद रखिएगा कि संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव जो है ओडिशा में पारित किया गया था, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो आप बोलिए सर पहला कौन होगा? तो याद रखिए कि पहला तो हो गया ओडिशा। याद रखिएगा दूसरा कौन है? तो दूसरा याद रखिएगा आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? तो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। जब दूसरा पूछेगा तब इसको लिख देते हैं कि आपका सेकंड है। पहला आपका ओडिशा और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 65 को देखिए। प्रश्न संख्या 65 है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक में मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा न हो। अकार्बनिक के मतलब कि कार्बन की मात्रा न हो। अकार्बनिक के मतलब क्या होता है? तो अकार्बनिक के मतलब होता है जिसमें कार्बन की मात्रा न हो। करा कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? ए नंबर ऑप्शन आपका कोयला। कोयला में याद रखिए कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। बी नंबर आपका पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम में भी कोयला की मात्रा होता है। सी नंबर होता है डी नंबर ऑप्शन आपका है प्राकृतिक गैस। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस में भी आपका कार्बन की मात्रा होता है, लेकिन अबरक में आपका कार्बन की मात्रा नहीं होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कार्बन की मात्रा आपका लोहा में भी नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो लोहा में भी कार्बन की मात्रा नहीं होता है। उसके बाद याद रखिएगा कि सोना में भी कार्बन की मात्रा नहीं होता है, सोना में। उसके बाद याद रखिएगा कि चांदी में भी कार्बन की मात्रा नहीं होता है। उसके बाद याद रखिएगा कैल्शियम में भी कार्बन की मात्रा नहीं होता है। बस इतना रहने दीजिए, बहुत सारा है। कार्बन की मात्रा किसमें नहीं होता है? तो याद रखिएगा अबरक में नहीं होता है, लोहा में नहीं होता है, सोना में नहीं होता है, चांदी में नहीं होगा और कैल्शियम में नहीं होगा। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 66 को देखिए। प्रश्न संख्या 66 आपका है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मतलब होता है सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका गुजरात है, बी नंबर ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, सी नंबर ऑप्शन आपका ओडिशा और डी नंबर ऑप्शन आपका है केरल। तो याद रखिए कि भारत के
भारत में पूछा ना, तो भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, प्रश्न संख्या 67 को देखिए। प्रश्न संख्या 67 है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है। घटिया मतलब होता है खराब, यहाँ पर लिख देते हैं, घटिया मतलब होता है खराब, खराब। कौन कोयला घटिया किस्म का है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है एंथ्रासाइड, बी नंबर ऑप्शन में दिया है बिटुमिनस, सी नंबर ऑप्शन में दिया है लिग्नाइट और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है पीट। तो सबसे पहले याद रखिए कि कोयला जो है 4 प्रकार के होता है। कोयला जो होता है, कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का कोयला होता है। 4 प्रकार के चारों नाम याद रखिए कि आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा और पीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सबसे घटिया या सबसे खराब कोयला जो है आपका पीट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कि सर ये तो बता दिए कि सबसे घटिया कोयला जो है आपका पीट है, अब ये भी बताइए कि सबसे अच्छा कोयला कौन है। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे अच्छा कोयला जो है आपका एंथ्रासाइट है। आपका सबसे अच्छा याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं कि सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा कोयला जो है आपका एंथ्रासाइट है और सबसे खराब कोयला जो है आपका पीट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 68 को देखिए। प्रश्न संख्या 68 में दिया गया कि भारत में चाय की कृषि कहां से शुरू हुआ। इस प्रश्न को तो आप बहुत अच्छे तरीका से आपको याद होगा, तो इसका भी आंसर आप जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो भारत में चाय की कृषि, चाय की कृषि तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है सिक्किम, बी नंबर ऑप्शन में दिया है तमिलनाडु, सी नंबर ऑप्शन में दिया है असम और डी नंबर ऑप्शन में दिया है केरल। तो याद रखिएगा कि भारत में चाय की कृषि जो है असम से चालू हुआ है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 69 को। प्रश्न संख्या 69 में दिया गया कि पाइराइट, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है। ए नंबर ऑप्शन आपका है धात्विक, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है अधात्विक, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है परमाणु और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि पाइराइट जो है आपका अधात्विक खनिज है। पाइराइट जो है आपका अधात्विक खनिज है, जो कि आपका बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद याद रखिए कि पाइराइट को लोग मूर्खों का भी सोना कहता है। याद रखिएगा, मूर्खों का सोना, पाइराइट को हम लोग मूर्खों का सोना भी कहते हैं और पाइराइट जो है आपका अधात्विक खनिज होता है। अब आगे चलिए, 70 नंबर प्रश्न को देखिए। अब बस 10 प्रश्न और बच गया, तो थोड़ा देर और रुकिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, इस टाइप का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आपका पूछे गए प्रश्न है। तो थोड़ा देर और रुकिए और ये सभी प्रश्न को आप लास्ट तक जरूर देखिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 70 में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 70 में दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। भारत का पहला, आपसे पहला पूछा परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। ए नंबर ऑप्शन आपका तारापुर, बी नंबर ऑप्शन आपका कलपक्कम, सी नंबर ऑप्शन आपका नरौरा और डी नंबर ऑप्शन आपका कैंगा। तो याद रखिए कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है आपका तारापुर है। अब आपसे पूछा है कि सर तारापुर कहाँ है, तो याद रखिएगा कि तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न संख्या 71 को देखिए। प्रश्न संख्या 71 है कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया अबरक, बी नंबर ऑप्शन में दिया है तांबा, सी नंबर ऑप्शन में है सोना और डी नंबर ऑप्शन में आपका लोहा अयस्क। तो याद रखिएगा कि कोडरमा का संबंध जो है आपका अबरक खनिज से है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपका
दिया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए 72 नंबर, कह रहा है किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी। किस देश ने, यहाँ पर नहीं होगा, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। तो ए नंबर ऑप्शन है सऊदी अरब, बी नंबर ऑप्शन ईरान, सी नंबर ऑप्शन है इराक और डी नंबर ऑप्शन आपका कतर। तो याद रखिएगा कि कतर है, कतर जो है ओपेक की सदस्यता जो है आपका त्याग दी है, जो कि आपका डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस 8 प्रश्न और बाकी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 73 को देखिए, प्रश्न संख्या 73 है कि इनमें इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादन है। मतलब कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, इनमें से कौन, इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादन है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है भारत, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है चीन, सी नंबर ऑप्शन आपका बांग्लादेश और डी नंबर ऑप्शन आपका श्रीलंका। तो याद रखिएगा इनमें से अग्रणी पूछा, मतलब कि नंबर 1 पे कौन है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो है अपना भारत करता है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। 1 नंबर पे अपना भारत है, फर्स्ट नंबर पे अपना भारत है, फर्स्ट नंबर पे भारत है। पहला नंबर पे अपना भारत है और सेकंड नंबर पर आपका, सेकंड नंबर में आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन आपका भारत करता है और भारत के बाद आपका बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 74 को देखिए, कह रहा है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। आसवन बांध जो है किस नदी से संबंधित है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका गंगा है, बी नंबर ऑप्शन आपका ब्रह्मपुत्र, सी नंबर ऑप्शन आपका नील और डी नंबर ऑप्शन आपका अमेजन। तो याद रखिएगा कि आसवन बांध जो है आपका नील नदी से संबंधित है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 75 को देखिए, प्रश्न संख्या 75 आपका है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक मतलब है कि जो भगवान के द्वारा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ए नंबर आपका है सुनामी, बी नंबर ऑप्शन आपका है बाढ़, सी नंबर ऑप्शन आपका भूकंप और डी नंबर आपका है आतंकवाद। इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे कि प्रश्न आपसे क्या पूछा। प्राकृतिक मतलब कि जो भगवान के द्वारा दिया गया था, सुनामी ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन बाढ़, सी नंबर ऑप्शन भूकंप और 3 नंबर आपका आतंकवाद कहिए या आतंकवादी कहिए। तो इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा आप कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आपका कौन सा होगा। इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 76 को देखिए, करा कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ। ये सभी प्रश्न आपका है वीवीआई प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल प्रश्न है। विनाशकारी भूकंप बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1920 में, बी नंबर ऑप्शन 1966 में, सी नंबर ऑप्शन आपका 2004 में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1934 में। तो याद रखिए कि बिहार में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप जो है 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में आया था। तो डी नंबर ऑप्शन आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 77 को देखिए, करा कि बाढ़ के समय कौन स्थान होगा, कौन स्थान सुरक्षित है। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका ऊंचा भूमि, बी नंबर ऑप्शन आपका बाढ़ का मैदान, सी नंबर ऑप्शन आपका डेल्टा और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से सभी। तो याद रखिए कि बाढ़ के समय जो है सबसे सुरक्षित स्थान कौन है, तो आपका ऊंचा भूमि हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। अब 3 प्रश्न और हैं, आगे चलिए प्रश्न संख्या 78 को देखिए, करा कि भूस्खलन से अभिप्राय है। भूस्खलन से अभिप्राय है तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया मलबों का खिसकना, बी नंबर ऑप्शन आपकी चट्टानों का गिरना, सी नंबर ऑप्शन आपका चट्टानों का खिसकना और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो याद रखना कि भूस्खलन का अभिप्राय जो है मलबों के खिसकना से भी है, चट्टानों को गिरना से भी है, चट्टानों को खिसकना से भी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा
आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों इसका आपका तीनों जो है ए बी सी आपका सही है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दिया है इनमें से सभी। अब प्रश्न संख्या 79 को देखिए, करा कि आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंध का प्रमुख घटक है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका स्थानीय प्रशासन, बी नंबर ऑप्शन आपका है स्वयंसेवी संगठन, सी नंबर ऑप्शन आपका स्थानीय लोग, और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है स्थानीय प्रशासन भी होता है, स्वयंसेवी संगठन भी होता है, स्थानीय लोग भी होता है, यानी इनमें भी इसका आंसर भी आपका डी नंबर होगा, जो कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 80 है आपका है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब कि जहां पे भूकंप होता है उस जगह की भवन या कहिए कि घर कैसी होनी चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है अंडाकार, बी नंबर ऑप्शन आपका है त्रिभुजाकार, सी नंबर ऑप्शन आपका है चौकोर, और डी नंबर ऑप्शन आपका है आयताकार। तो याद रखिएगा कि जो भी जगह पे भूकंप आता है उस जगह का भवन जो है आपका किस तरीका का होगा, तो वो आपका आयताकार आकार का होगा, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आज 31 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेके 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखे थे। ये सभी प्रश्न जो है आपका वीवीआई प्रश्न है, सब प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल है। और इस वीडियो में हम लोग 31 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप पे गिरे और वीडियो को आप जल्दी से जल्दी देख लें। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।